नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे बृहस्पति के विषय में। जी चलिए। तो बृहस्पति जो है आपको याद रखना है कि सूर्य से पांचवा बड़ा ग्रह है। पांचवा बड़ा, अब याद करते हुए चलना, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? जी इधर आ जाओ बस। अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ बृहस्पति के विषय में। सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है बताइए। सूर्य से सूर्य से दूरी के क्रम में ये पांचवें स्थान पर है बृहस्पति, क्योंकि देखो सबसे पहले सन आएगा, सन के बाद बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। आएगा नहीं आएगा ऐसे, है ना? तो ये कितने स्थान पर है ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम दी सन, सूर्य से दूरी के नंबर पे कितना है? पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। किस पे टिक करके आओगे ये बताओ आप। ये हम तो इस पे टिक करके आओगे कि सूर्य से दूरी के क्रम में मैम ये पांचवें नंबर पे है, तो आप पांचवें नंबर पर ही टिक टिक करके आओगे। अच्छा, मैं फिर एग्जाम में पूछा जाएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है या मंगल है। तो आप क्या बोलोगे? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा और भारी ग्रह है, लार्जेस्ट एंड हैवी प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, बताओ कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह, इस सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह बता दीजिए कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह, लार्जेस्ट एंड हैवी प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, बृहस्पति। सूर्य की परिक्रमा ये कितने दिनों में करता है? 12 सालों में। सूर्य की परिक्रमा कितने में करता है? 12 ईयर्स, 12 सालों में, है ना? जी 12 सालों में। आराम से कर लो, जब आप बोलोगे कि मैम हमने कर लिया तब मैं स्लाइड आगे करूंगी, ओके? अच्छा, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर कितना लगाता है? 12 सालों में। और अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमता है 9 घंटे 56 मिनट। इसके उपग्रह कौन कौन से हैं? गैनीमीड, कैलिस्टो, लो का दूसरा नाम आयो है, और यूरोपा। बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड, बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैनीमीड, कैलिस्टो, लो, आयो और यूरोपा। बृहस्पति की खोज किसने की थी? तो बृहस्पति की खोज गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति की खोज किसने की थी? तो आप क्या बोलोगे? गैलीलियो ने की थी। आराम से कर लो, जब हो जाए मेरे को बता देना यस मैम हो गई है स्लाइड। जी मैं एक बार इतने और रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले कि सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है, आपको आप किस पे टिक करके आओगे? पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, आठवें पे। तो आप फिफ्थ नंबर पर टिक करके आओगे, पहली बात। दूसरी बात, सौर मंडल का कहने लगी सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? तो आप बृहस्पति ही बताओगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति ही है ना? सूर्य की परिक्रमा कितने सालों में करता है? 12 सालों में। 12 सालों में। और इसका जो लट्टू की तरह अपने अक्ष पर घूम रहा है, ये 9 घंटे 56 मिनट का। इसके उपग्रह कौन कौन से हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि देखो कि गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है। आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि बुध का है, शुक्र का है, पृथ्वी का है या बृहस्पति का। तो आप किस पर टिक करके आओगे? आप गैनीमीड पर, आप बृहस्पति पर टिक करके आओगे। इस तरीके से याद रखना है ना? जी बृहस्पति की खोज किसने की थी ये पूछा जाएगा। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि गैलीलियो ने किस ग्रह की खोज की थी। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। गैलीलियो दे देंगे कि गैलीलियो ने किस ग्रह की खोज की थी, फिर वही चार ऑप्शन दे देगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल या बृहस्पति। तो आप किस पे टिक करके आओगे? बृहस्पति पर टिक करके आओगे। ऐसे याद करना है।
सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमीड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। गैनीमीड। शनि सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है? सूर्य से, चलो एक बार पढ़ लो। सन, शनि के बाद क्या आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि। तो ध्यान देंगे सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है? छठे, सातवें, आठवें या फिफ्थ नंबर पर। तो शनि सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है? छठवें स्थान पर है। सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह, देखो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है और भारी ग्रह भी बृहस्पति है। अब इसका उपग्रह क्या है? सौर मंडल का शनि का उपग्रह टाइटन। इसका उपग्रह क्या है? टाइटन। टाइटन शनि का उपग्रह क्या है? टाइटन। और इसे क्या बोलते हैं? गैसों का गोला, ग्लोब ऑफ गैसेस बोला जाता है। ग्लोब ऑफ गैसेज बोला जाता है। जी हाँ, ग्लोब ऑफ गैसेस बोला जा सकता है इनके। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये शनि, यहाँ सूर्य है, ये सूर्य, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। ये देखो जिसके चारों ओर गोला है, पीले रंग का है, और इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं शनि के। शनि का उपग्रह क्या है? शनि का उपग्रह टाइटन। और गैसों का गोला, ग्लोब ऑफ गैसेस किसे कहते हैं? तो शनि को ही कहते हैं, है ना। और परिक्रमण काल 29 सालों का है, मतलब 29 साल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये बात ध्यान रखना। और इसका घूर्णन काल, घूर्णन का मतलब कि अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमना, ये 10 आवर्स 40 मिनट का है। टाइटन सौर मंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है सौर मंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। लिख लो और मुझे बता देना जब हो जाए, तो कह देना लिख लिया। जल्दी बताओ। लिख लिया सबने? जब लिख लो तो मेरे को बता देना, मैं बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर रही हूँ, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं हम। जी मैम, हो गया, आराम से लिखो, मैं तो यहीं पे हूँ, तुम्हारे साइड में खड़ी हो जाती हूँ। शनि सूर्य से दूरी के क्रम में कितने स्थान पर है? तो सूर्य से दूरी के क्रम में ये छठवें स्थान पर है। और सौर मंडल का ये कैसा ग्रह है? सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह। सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह शनि है। सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह शनि है। इसका उपग्रह है टाइटन है। इसे गैसों का गोला कहते हैं, ग्लोब ऑफ गैसेस। इसका परिक्रमण काल 29 सालों का, घूर्णन काल 10 आवर्स 40 मिनट। टाइटन सौर मंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। शनि किस कलर का है? पीला, इसलिए मैंने पीला बताया था ना। और उसके चारों ओर छल्ले दिखाए थे। इसका वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, इसलिए ये पीला है। वलय या छल्ले पाए जाते हैं इसके चारों ओर शनि के। अब आते हैं अरुण, सेवेंथ प्लैनेट। इसकी खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी और इसकी परिक्रमा 84 सालों में करता है। नीला हरा हरा ग्रह कहते हैं।
नीला हरा ग्रह इसलिए कहते हैं मीथेन गैस की अधिकता के कारण, और इसे अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण, क्योंकि अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण। तो अरुण, अरुण को इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। ये भी कंफ्यूजन में आ जाता है। हाँ जी अर्जुन। अरुण सेवेंथ प्लेनेट है फ्रॉम द सन। इसकी खोज, जैसे बृहस्पति की खोज किसने की थी? बृहस्पति की खोज गैलीलियो ने की थी, वैसे ही आपको याद रखनी है कि अरुण की खोज सर विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। इसकी परिक्रमा, ये सूर्य की परिक्रमा 84 सालों में करता है, बहुत लेट करता है। इसे नीला हरा ग्रह कहते हैं। इसे नीला हरा ग्रह क्यों कहते हैं? एक्सेस ऑफ मीथेन गैस की अधिकता के कारण। और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह। बताइए। हो गया। सेवेंथ प्लेनेट है। खोज किसने की थी? अरुण की। नाम, जितने भी स्टूडेंट हैं आप सब मुझसे प्रॉमिस करो कि हम जो नोट्स नहीं बना रहे वो कम से कम इतनी कमेंट सेक्शन में बातें कर रहे हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, लिख लो। लिख लो, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, और जब हो जाए तो ठीक है। इसकी खोज किसने की थी सभी बताएं, या अपनी कॉपी में लिखो। और जब लिख लिया तो मेरे को बता देना, यस मैम लिख लिया है। इसकी खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। ये सूर्य की परिक्रमा 84 सालों में करता है, और इसे नीला हरा ग्रह भी कहते हैं। क्यों नीला हरा ग्रह कहते हैं? मीथेन गैस की अधिकता के कारण। और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि अक्षीय झुकाव क्या है? अधिक होने के कारण। अक्षीय झुकाव अधिक है इसलिए इसे क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। जब कर लोगे तो बता देना, मैं आगे कर दूंगी। हो गया। हाँ, विकास बताया तो है, परिक्रमण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, और घूर्णन अपने ही अक्ष पर घूमना जैसे लट्टू घूमता है। वरुण 8 प्लैनेट है फ्रॉम द सन। इस ये परिक्रमा 165 सालों में करता है सूर्य की। इसका सैटेलाइट ट्राइटन है। इसका सैटेलाइट ट्राइटन सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी इसे कहते हैं। ठीक, ठंडा ग्रह भी कहते हैं। ठंडा ग्रह। परिक्रमण अवधि 100, कहीं कहीं 164 भी लिखी है, कहीं कहीं 165 भी है। जी। वरुण। वरुण ठंडा ग्रह है, ये बात याद रखना। सबसे ठंडा ग्रह पूछा जाए, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। ओके। वरुण 8 प्लेनेट है, परिक्रमा 165 सालों में। सैटेलाइट इसका ट्राइटन। सैटेलाइट उपग्रह, उपग्रह सैटेलाइट का मतलब उपग्रह। उपग्रह ट्राइटन है। उपग्रह ट्राइटन। खोज जॉन गाली ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? जॉन गाली ने। इसकी खोज किसने की थी? जॉन गाली ने। तो सारे प्लैनेट हो गए हैं आपके। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सैटेलाइट की हिंदी उपग्रह। तो वरुण, और ये ठंडा प्लेनेट भी बोलते हैं, सबसे ठंडा प्लेनेट।
वरुण। और इसकी खोज किसने की थी? जॉन गाली ने की थी। एक बार ये ग्रह का क्रम देख लो, जैसे सन है, सन के बाद बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ओके। अब उपग्रह की डेफिनेशन। जी। उपग्रह। उपग्रह की डेफिनेशन, वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ उपग्रह, देखो ग्रह तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उपग्रह सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ वो अपने ग्रह की भी जैसे परिक्रमा करता है, जैसे चंद्रमा है। तो चंद्रमा ग्रह के चंद्रमा का चंद्रमा किसके है ये बताओ। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, चंद्रमा किसका उपग्रह है? चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? तो आप क्या बोलोगे? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना, पृथ्वी के चारों ओर। तो बस वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ, और ये सूर्य की भी परिक्रमा कर रहे हैं। जी। तो वे, है ना, वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह, उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सूर्य के साथ। ये सूर्य का भी चक्कर लगा रहे हैं और अपने ग्रह का भी चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। इनमें भी ग्रह का कोई अपना प्रकाश होता है? नहीं, वो तो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश लेते हैं। इनमें भी अपनी चमक नहीं होती, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दो बात वेरी इंपॉर्टेंट, जी आप याद रख सकते हैं। मैंने आपको बताया बुध और शुक्र के उपग्रह हैं। हाँ या ना में आंसर करो, रिपीट कर रही हूं मैं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। बुध और शुक्र के उपग्रह बताए थे मैंने, हाँ या ना में आंसर करो। तो मैंने आपको बताया था बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। फिर मैंने आपको ये बताया कि मंगल के उपग्रह कौन कौन से बताए थे। चलो मंगल के उपग्रह याद करो, फोबोस और डिमोस बताए थे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा बताया था। मंगल का दो उपग्रह फोबोस और डिमोस, है ना। बृहस्पति का गैनीमीड, कैलिस्टो, लो, आयो, यूरोपा। शनि का उपग्रह टाइटन, टाइटन, टाइटन। और अरुण का ट्राइटन। अरुण का उपग्रह क्या बताया था मैंने? ट्राइटन। ओके। तो इतने ग्रह आपको याद करने हैं। और उपग्रह आपको समझ में आ गया, वे आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। अगर कहने लगे ग्रहों का अपना प्रकाश होता है, हाँ या ना में आंसर करो। तो आप क्या बोलोगे? ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता। तो ये किसका प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तो ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, चाहे ग्रह हो चाहे उपग्रह हो। ओके। अब आता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? बस इसी से ही क्वेश्चन बनेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मंगल और बृहस्पति की कक्षा याद रखनी है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर प्लेनेट। उपग्रह ये पैट के एग्जाम में आ गया है कि एक उपग्रह सेरिस क्या है, तो ये क्षुद्र ग्रह है। 4 वेस्टा, 552 यूरोपा, 243 ईडा, A1862 अपोलो। ये क्या है? उपग्रह है। ये क्या है? उपग्रह है। ओके। एक ये बात आप याद रख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ग्रहों की अपने प्रकाश नहीं होती, तो उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। और ये किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक बार और रिपीट करो, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो प्यारे दोस्त, बहुत अच्छे से, इससे याद हो जाएगा। मैंने आपको ये सिखाया है कि उपग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो आप बोलोगे ये ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। अच्छा, इनमें क्या उपग्रहों का अपना प्रकाश होता है? आप मना कर दोगे। ग्रह हो चाहे उपग्रह, इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। हाँ जी सिद्धार्थ, मून भी सन से ही लाइट लेता है। और सेरिस, एग्जामिनर पूछ लेगा सेरिस क्या है। ग्रह है, उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, तो आप किस पर टिक करके आओगे? तो सेरिस ये एग्जाम में आ चुका है।
ये आ चुका है तो आप शुद्ध ग्रह पर टिक करके आओगे कि सैरिस एक शुद्ध ग्रह है। ओके। धूमकेतु। जी। धूमकेतु यानी कॉमेट। धूमकेतु यानी कॉमेट आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित होते हैं। अब आपकी ये जो ऊपर डेफिनेशन लिखी है ना, ये जो ऊपर डेफिनेशन एक बार पढ़ना जरा, एक बार पढ़ना क्या लिखी है जरा पढ़ो। आकाश में क्या, आकाश में क्या, धूल, बर्फ और गैस। धूल, बर्फ और गैस। धूल, बर्फ और गैस से निर्मित होते हैं। ये नंबर नहीं है, ये क्षुद्र ग्रह के नाम है। ओके, नंबर नहीं है, क्षुद्र ग्रह के नाम है ये सब। ये जो लिखा है ना, ये 1862 अपोलो, ये क्षुद्र ग्रह का नाम है पूरा नंबर के साथ। 52 यूरोपा, ये क्या है, क्षुद्र ग्रह। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित क्या होते हैं, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह या ग्रह, तो आप क्या आंसर कराएंगे? तो आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित होते हैं धूमकेतु। धूमकेतु। आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित होते हैं धूमकेतु। तो धूमकेतु की डेफिनेशन याद करो। ध से धूमकेतु, तो आकाश में ध से धूल, ध से धूमकेतु, ध से धूल, धूल ऐसे याद कर लो। धूल, बर्फ और गैस से निर्मित। डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा कि धूल, बर्फ और गैस से निर्मित क्या होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, धूल, बर्फ और गैस से निर्मित धूमकेतु ही होते हैं। धूमकेतु होते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई मेड ऑफ डस्ट, आइस एंड गैस। पुच्छल तारा। पुच्छल तारा। जी। प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, अप्रोक्स 76 ईयर्स। इसकी पूछ सूर्य की किस दिशा में होती है? विपरीत दिशा में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इतना ही याद करना है, ज्यादा कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं है एक नंबर के लिए। दैट्स इट, एक नंबर के लिए सिर्फ याद दिमाग में बैठा लो। अच्छा, धूल, बर्फ और गैस से निर्मित कौन से पिंड है? अगर चार ऑप्शन आ गए, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह, तो हम धूमकेतु पर टिक करके आएंगे। डेफिनेशन देगा वो प्रॉपर एग्जाम में कि धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड, पिंड यानी वस्तु का नाम बताओ, तो आप धूमकेतु पे टिक करके आओगे। ओके। पुच्छल तारा। पुच्छल तारा कितने साल बाद ध्यान दिखाई देता है? हर 76 साल बाद दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है 2062 या 63 में चमकेगा। 2062 में चमकेगा आई थिंक। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? पवन, शुक्र को कहते हैं सबसे चमकीला ग्रह। चंद्रमा, मून, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पृथ्वी, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह बता दो क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी लगभग 3,64,000 किलोमीटर। ये हर जगह अलग अलग मिलेगी बुक में, लेकिन इतने ही आगे पीछे अप्रॉक्स रहेंगी, तो परेशान नहीं होना। पृथ्वी से अधिकतम दूरी 4,06,000 किलोमीटर है ना। तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी लगभग 3,64,000 किलोमीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ 4,06,000 किलोमीटर। पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर एवरेज। सब लिखवा दिए मैंने। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अपोलो 11 20 जुलाई 1969 को पूछा था। द फर्स्ट पर्सन टू रीच द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना। चंद्रमा पर क्या वायुमंडल पाया जाता है? देखो, चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है, वायुमंडल नहीं पाया जाता। आराम से कर लो। आगे बढ़े। जी। हाँ, चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं, सेरेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ? जी।
चंद्रमा की स्टडी को कहते हैं सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी कहते हैं चंद्रमा के अध्ययन को। सेलेनोलॉजी कहते हैं। अपसोर, इसको अपहीलियन बोलते हैं इंग्लिश में। जी। ब्रह्मांड के अध्ययन को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। अपसोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों डेफिनेशन। जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर, ए है ना, ए तो अ से अत्यधिक दूरी पर है ना, ऐसे ए है ना, तो अ से अपसोर में अत्यधिक दूरी पर। जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर, अर्थ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये स्थिति 4 जुलाई को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से 152 मिलियन किलोमीटर दूर है। अर्थ 152 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, ये आपको याद रखना है जी। उपसोर, देखो आपको इसमें इस कंटेंट में क्या याद रखना है। अपसोर, अपसोर ऐसे अपसोर, तो अपसोर में क्या होगा, अपहीलियन इंग्लिश होगी, ऐसे अपसोर ऐसे अपहीलियन। इसमें पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होगी। पृथ्वी सूर्य से, पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होगी। क्या होगी, पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होगी, है ना। अपसोर में जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर, और इस स्थिति को, जिसकी डेट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 जुलाई को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से कितने किलोमीटर दूर है, 152 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम दी सन। तीनों लाइन बहुत अच्छे से याद कर लो प्लीज। मैम ये वाला डे तो कल है, हाँ तुम्हारी क्लास में तो बड़े डे आ रहे हैं। एक को वन महोत्सव में पढ़ा रही थी, तो कह रहे 1 जुलाई से वो 7 जुलाई के बीच में बढ़ाया जाता है ना, कह रहे मैम इस टाइम तो वन महोत्सव बनाया जा रहा होगा। एक बैच में मुझ में प्राकृतिक वनस्पति वाला टॉपिक पढ़ा रही थी, तो उसमें वन महोत्सव चल रहा है ना आजकल। हाँ तो अब आप कह रहे हो अफसोस। हाँ ये स्थिति तो कल है, कल 4 तारीख है ना, तो जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होगी, यानी कल होगी 4 जुलाई को। इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से 152 मिलियन किलोमीटर दूर है। उपसौर, जब पृथ्वी सूर्य से अत्यंत पास होती है, जब पृथ्वी सूर्य की क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी सूर्य से 147 मिलियन किलोमीटर दूर है। ड्यूरिंग पेरिहीलियन अर्थ 147 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। जी हाँ, तो अपसोर याद हो गया ना, जब पृथ्वी क्या है, सूर्य से अत्यधिक दूरी पर। ऐसे अपसोर, ऐसे अत्यधिक दूरी पर। ऐसी स्थिति डेट याद करनी है सबको। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को ही होती है, और इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से 152 मिलियन किलोमीटर दूर है। अपसोर, जब पृथ्वी सूर्य से के अत्यंत पास होती है। इस स्थिति ये 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी सूर्य से 147 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य ग्रहण, वेरी इंपॉर्टेंट। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। ठीक है। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के,
लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? यस मैम, लिख लिया। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, ये सूर्य है और ये पृथ्वी, इसके बीच में क्या आ गया? चंद्रमा आ गया। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, हमेशा अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? हमेशा अमावस्या को होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। आराम से लिख लो इसे, 2 लाइन तो है, लिख लो। सूर्य ग्रहण, तो सूचप करके याद रखना, सूचप। सूचप, इसकी ट्रिक होगी सूर्य ग्रहण की, सूचप, यानी सूचप का मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में च आ गया, चंद्रमा। सूचप, सूचप, ओके, सूचप। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, और ये हमेशा कब होता है? अमावस्या को होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है सूर्य ग्रहण। इंग्लिश में सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स। बस आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि जब पृथ्वी सूर्य और सूर्य, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच होता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं या चंद्र ग्रहण? तो आप किस पर टिक करके आओगे? आप सूर्य ग्रहण पर टिक करके आओगे। या एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन करेगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आप लिखेंगे जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। सूचप करके याद हो गया, सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ गया। सूचप याद कर लो, कुछ भी याद मत करो सूचप के अलावा। लिख लिया हो तो बता दो, मैं आगे कर दूंगी। जी जी। सूर्य ग्रहण हमेशा दिन, सूर्य ग्रहण कितने दिन में होता है? देखो, सूर्य ग्रहण 1 साल में 4 बार भी हो जाता है, 5 बार भी हो जाता है। और जब मेरी बेटी थी तो ये लगा लो मेरे साथ तो 5 बार ग्रहण हुआ है, क्योंकि इससे बच के रहना होता है ना। बाहर बाहर नहीं निकलते, आपको पता है जब सूर्य ग्रहण होता है, कुछ के लिए तो ये होता है कि भाई बाहर नहीं निकलना, अंदर ही रहना है, ये सब। हाँ, तो ये ध्यान रखा जाता है। मेरे समय में तो एक एक साल में 4-5 बार हुआ था, और होता भी बहुत लंबा लंबा है। घर से बाहर मत निकलो, कुछ काटना नहीं है, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं है, भाई बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चलो, फिलहाल तो अब मेरी बेटी हो गई है। सूर्य ग्रहण हो गया, समझ आया? चंद्र ग्रहण से भी बच के रहना पड़ता है। नहीं नहीं, इसकी कोई वो नहीं होती। 1 साल में 4 बार, 5 बार, कितने बार भी हो जाता है। चंद्र ग्रहण भी होता है, इससे भी तो बच के रहना पड़ता है। 2, 3, 4, 5 मतलब आते रहते हैं, कभी कभी तो एक एक महीने में 2 बार पड़ जाते हैं। जी। चंद्र ग्रहण में क्या याद रखोगे? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सुप्रच याद कर लो, सुप्रच। सुप्रच, चंद्र ग्रहण की। जी जी जी। सुमन ऐशा। लड़कों को किसी चीज से नहीं बचना होता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, उनको ही बचना होता है। जैसे अब भाई उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होगी, तो एक बात बताओ, तो उनको उनको वो भी तो उनसे जुड़े हुए हैं, उनको भी कुछ सामान वगैरह नहीं काटने दिया जाता।
पेंसिल मत छीलो, मतलब कोई नोकीली चीज नहीं छूने दी जाती है जब ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। हाँ, लड़कों लड़कों को भी थोड़ी सावधानी बरतनी होती है इस टाइम। हाँ, जब बेबी होंगे ना तो 20-25 साहू सब अंधविश्वास निकल जाएगा, है ना। डर के मारे ना 100 बार बचा के रखोगे, अरे चुपक जाओ बाहर मत निकलो, ठीक है। हाँ, सब में होता है, हिंदू हो या मुस्लिम, सब में यही चंद्र ग्रहण। अरे बच्चों को पता है कितनी प्रॉब्लम पड़ जाती है, किसी के आपको पता है किसी के ग्रहण में आ जाता है तो किसी के काला काला यहाँ पे लगता है, किसी के कटा हुआ कुछ चीज हो जाता है, आपने देखी होंगी बहुत सारी चीजें। आगे बढ़ो, माइंड डाइवर्ट हो रहा है, इधर आ जाओ। चंद्र ग्रहण जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है, पृथ्वी। जी, ठीक है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है, पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा सूर्य ग्रहण को होता है, और लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता। चलो, तुमसे बातें करना बेकार है, तुम तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ की बातों में लगा दोगे। मुझसे बातें मत करो, कमेंट सेक्शन में कोई बात मत लिखो, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ ही नहीं रही हूँ, मैं बोर्ड की तरफ ध्यान दे रही हूँ। दिन रात का बड़ा या छोटा होना, ये है पृथ्वी। पृथ्वी के बीच कौन सी रेखा है, इसे बताओ। पृथ्वी के बीच बीच कौन सी रेखा है, पृथ्वी के बीच भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सी रेखा, कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा है। और यहाँ पे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और यहाँ पे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। यहाँ उत्तरी और यहाँ दक्षिणी क्यों लगाया, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो उत्तर में आता है, और भूमध्य रेखा के जितने भी नीचे का पोर्शन है वो दक्षिण में आता है। ओके, ये आपको याद रखना है। सन, सन की जो हीट पड़ेगी वो सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म होगा। यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ही तेज से पड़ रही हैं और बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ कम ऊष्मा होगी। यहाँ भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, तो ये भी कम होगी। तो आराम से पहले तो ये लिख लो, मैंने दोबारा से रिपीट करना है। अच्छा, पर ये क्या है मैंने बनाई, पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, भूमध्य रेखा। पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर कौन सी रेखा स्थित है, कर्क रेखा। ऐसे भी एग्जामिनर पूछता है ना कि भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है, कौन सी रेखा, तो आप क्या बोलोगे, कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा, मकर रेखा। ओके, और वहां 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नीचे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये तो सन का आपको पता चल गया। सूर्य की किरणें सब सीधी जहां पड़ती है वहां सबसे गर्म होता है, और जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहां ऊष्मा कम होती है यहाँ के मुकाबले। सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा यहाँ तेजी से पड़ रही हैं, तो यहाँ ज्यादा गर्म है, यहाँ कम गर्म है। ओके, ये याद रखना। 21 जून की स्थिति, कुछ डेट है, इनकी स्थिति आपको जाननी चाहिए। जैसे द पोजीशन ऑफ 21 जून, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, कि 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत चमक रही हैं, 21 जून को। हाँ हाँ,
इक्वेटर को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री भी रेखा कहते हैं, ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, वृहद वृत्त भी कहते हैं, क्योंकि अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा कौन सी? भूमध्य रेखा ही है। ठीक। सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत चमकती हैं? तो कर्क रेखा पर। जी, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। इस समय विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है। उत्तरी ध्रुव पर इस समय 24 घंटे का दिन होता है। आप 21 जून की स्थिति पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सूर्य की किरणें किस पर, कर्क रेखा पर लंबवत चमक रही है या कर्क रेखा पर? तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। जी। आगे 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में इसके ठीक विपरीत रहेगी। 21 जून की स्थिति को ग्रीष्म अयनांत भी कहा जाता है। ये इसमें मतलब और लाइन सब लिखी हुई है, इसमें बहुत अच्छे से सब लिखा हुआ है। ठीक। 22 दिसंबर की स्थिति पे सूर्य की किरणें मकर रेखा पर। आपके में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को किस रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तो आप बोलोगे मकर रेखा पर। अच्छा, 21 जून पे कर्क रेखा पर। इस समय विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है। ये कुछ याद नहीं रखना आपको, तो क्यों क्या कुछ नहीं याद रखना आपको, तो सिर्फ ये डेट याद रखनी है। अच्छा, 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर? कर्क रेखा पर। नहीं नहीं हरी, यही है, आराम से लिख लो। आराम से लिख लो। बस मैं आज ना आपको यही करवाऊंगी, अक्षांश वाला चैप्टर कल पढ़ा दूंगी, है ना? अक्षांश देशांतर वाला कल पढ़ा देंगे। छोटू सा चैप्टर है, बस अक्षांश के बारे में और देशांतर के बारे में, ज्यादा बड़ा नहीं है, आराम से लिख लो। फिर बस वायुमंडल का टॉपिक आ जाएगा थोड़ा सा, बस। फिर चट्टानों का टॉपिक, और फिर आपका भूकंप का टॉपिक आ जाएगा, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इतने टॉपिक कराने हैं। हो गया। हाँ, ये चैप्टर सौरमंडल वाला आपका फिनिश हो गया है। अब कल आपका अक्षांश और देशांतर वाला टॉपिक होगा, अक्षांश और देशांतर। वो मैं आज नहीं करवाने की क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो नेक्स्ट टॉपिक कल से ही स्टार्ट कर लेंगे, अक्षांश और देशांतर वाला। मैं तो जल्दी ही अपलोड करवा देती हूँ, ये बात भी ध्यान रखो। हो गया ना, सबने लिखा? वेरी गुड। अब 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु रहेगी। बस अगर आप अक्षांश देशांतर के साथ में एक टॉपिक और करवा दूंगी, चट्टान वाला, तो एक दिन वायुमंडल वाला और पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला एक साथ करवा दूंगी, एक दो, फिर बस सातों महाद्वीप करा दूंगी, हो जाएगा। मतलब
4-5, अच्छा हाँ, अभी मतलब हो जाएगा, अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। उदित। सेंस मैंने पढ़ा दिया मैम। 5 दिनों में खत्म हो जाएगा, हाँ हो भी सकता है। 5 डेज में ख़त्म हो जाए, बस अब आपसे जाने का टाइम आ गया है। आप बस अच्छे से इनको पढ़ना, बहुत अच्छे से मन लगा के। आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ज्योग्राफी में ये सब पढ़ लिया तो, मैं पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ। क्योंकि 2 ही क्वेश्चन आएंगे आपका, और इसमें ना मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब भी दे रखे हैं। और मैं चाहूँ तो वर्कशीट भी, वर्कशीट की क्या ज़रूरत है, सैटरडे संडे क्लास तो लगती ही है यूट्यूब पर, तो वहाँ से पढ़ लेना। आप वर्कशीट भी दे देंगे, अगर आप बोलोगे तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की वर्कशीट भी दे दूंगी, सॉरी, है ना, सब करवा दूंगी आपको। ये 22 दिसंबर की स्थिति है, और ये 22 दिसंबर की, ये विषुव, ये विषुव वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। विषुव का मतलब क्या होता है, विषुव का मतलब ये होता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर। तो ऐसी स्थिति कब होती है जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो डेट याद रखो, 23 सितंबर को दिन और रात समान लंबाई के होते हैं। बस इतना ही पढ़ना पड़ेगा। अब तो आपको वैसे भी, जी, अब तो जाने के दिन आ गए हैं। अब तो देख लो मैंने कितने अच्छे से आपने सब चीज़ें करी हैं, बहुत अच्छे से सब चीज़ें आपने संभाली हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छे से। मैम आप जो पढ़ाते हो वो बहुत पूरा समझ में आता है। जी, वर्कशीट भी दे दूँ, ठीक है, वर्कशीट भी दे देंगे। मैं छाँट छाँट के जो भी जितनी भी होंगी ना वो सब वर्कशीट दे दूंगी। उसमें आपको आंसर भी मिलेंगे, आराम से वो लगा लेना अपना, जब भी आपको फुर्सत मिले। वर्कशीट वाला जो मैं फोल्डर एक अलग बनवा दूंगी। हाँ बस अब ज़्यादा 5-6 दिन की क्लास है, आप आराम, 5-6 दिन की तो नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हो गया है वैसे सिलेबस मोस्टली। देखो आपने कितना अच्छा, कितने अच्छे से प्यार से सारे सिलेबस को कंप्लीट करा है, बहुत ही अच्छे से। आप ना सबसे अच्छा बैच निकले मेरे, मैं एक बात बताऊं आप सबको, आप ना बहुत ही अच्छा बैच हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला बैच। मतलब मेरे को 6-7 साल हो गए हैं, तो आप ना वो बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह पढ़ा है आपने। और जैसे मैंने लिख लिख के पढ़ाया आपको, वो भी आपने सब बहुत अच्छे से पढ़ा, सच में बता रही हूँ कसम से। हाँ, सच में आप बड़े अच्छे हो, आपने सबने बहुत ही अच्छे से पढ़ी है, सारा जितना भी मैंने लिख के पढ़ाया, जितने भी आपको मैंने प्यार से पढ़ाया। मैंने देखो, मैंने आपको सौरमंडल वाला चैप्टर पीडीएफ से पढ़ाया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना, तो सच में आपने ना बहुत हेल्पफुल की है। पता एक टीचर को ना बच्चे भी सपोर्ट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, सच में आप बहुत अच्छे निकले। और देख लो आपका ये चीज़ें कंप्लीट भी हो गई हैं, और पता भी नहीं चला कि आपने ये चीज़ें मेरे से इंडियन और वर्ल्ड दोनों पढ़ लिया है। अभी देखो बस चट्टान पढ़ानी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वायुमंडल, और जो 7 कॉन्टिनेंट है वो, तो और ये भी आराम से हो जाएंगे जब आपने इतना सारा पढ़ लिया तो। कसम से आप बहुत अच्छे बच्चे निकले हो, बहुत। और बड़े आराम से पढ़ा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा, वरना कोई कोई तो बहुत ही मतलब कोई बहुत अच्छे से पढ़े हो आप सब, सच में, है ना। मैं पीडीएफ बना देती हूँ आपकी। सौरमंडल वाला चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया है। अच्छा मैं एक चीज़, ये तुम्हें सौरमंडल के मैप और दिखा दूँ, फिर कहोगे आपने तो मैम हमें मैप ही नहीं दिखाया। देखो मैप ना गूगल के मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सारे बैच आपके जैसे हो ना, तो मेरी तो मतलब हम सबकी, मतलब सब बहुत खुश हो। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत ही ज़्यादा। बस आप कामयाब हो जाना, आपकी गवर्नमेंट जॉब ले लेना और मेरे से मिलने आना सब, वर्दी में, याद भी रख लेना। हाँ हाँ हाँ। अब अब तो मैं भी आऊंगी, क्योंकि पहले तो ये था कि मेरी बेटी छोटी है, छोटी है। अब तो मेरी बेटी ना मतलब एक मतलब किसी को लाना पड़ेगा साथ में, वो भी आएगी, वो भी आया करेगी अब तो तुमसे मिलने। भाई क्योंकि छोटी है, उसे घर तो छोड़ूंगी नहीं, साथ ही लेके आया करूंगी, तो उससे भी तुम मिलना। ठीक है, आओगे मिलने सब। कितना मजा आएगा अब तुम मिलने आओगे तो वर्दी में।
मैं तुम्हें जैसे बताती हूँ। 23 सितंबर को तो दिन और रात समान होते हैं। अब सौर में पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है ना? पृथ्वी सूर्य से, और उपसौर में पृथ्वी सूर्य से बहुत नजदीक होती है। ये सब याद करना है। सूर्य ग्रहण के लिए मैंने ट्रिक क्या बताई है? सुपरच, और ये सब याद कर लेना, ठीक। बस इतना ही पूछा जाएगा, आप इतना बिल्कुल भी टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। एक एक उसके लिए बहुत तसल्ली से पढ़ना है। मैंने तभी तो आपको पीडीएफ से पढ़ाया। मैंने कहा 4-5 दिन का सिलेबस है, अब आप आराम से इसी से कर लोगे। और फिर आप ना, अब देखो आपका ये समय बचेगा 1 घंटे वाला, है ना? चलो तो अब चलो निकल लो, कल आना। हाँ कल आना, कल मिलेंगे अब। कल मैं अक्षांश देशांतर वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको, ओके? अक्षांश देशांतर की डेफिनेशन पढ़ेंगे पूरी। याद कर लिया करो सब चीजें, बार बार रिवीजन से याद होगी, ऐसे याद नहीं होने की। पहली बता रही हूँ मैं। चलो कल मिलेंगे अब। बार बार रिपीट करोगे तो अपना आप चीजें याद हो जाएंगी। सच में आप बहुत अच्छे हो, सबके सब, एक नहीं सबके सब।